नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो हालात मोदी सरकार के अंदर जो चल रही है और संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट आने के बाद और पब्लिश हो जाने के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बैकफुट पर है, सवाल यह गंभीर है कि क्या संयुक्त राष्ट्र के उस रिपोर्ट पर इस सरकार पर या चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ रहा है। क्योंकि बात लोकतंत्र की है तो साफ है कि न तो सरकार पर और न चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं है इसका। और जब एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, नागरिकता पर बात आ रही है और सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका रास्ता क्या है? उन करोड़ों लोग करेंगे क्या और यह सरकार उनसे करवाना क्या चाहती है? अब यह लड़ाई आमने सामने की आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि सरकार अपनी हठकर्मी और नाकामियों को छिपाने के लिए हठकर्मी कर रही है। सत्ता पर काबिज रहने के लिए इसे हथियार बना लिया है और इसमें सब शामिल हैं, चाहे न्यायपालिका कह ले, चाहे ब्यूरोक्रेसी कह ले, चाहे चुनाव आयोग कह ले, सब खुलेआम शामिल हैं इसमें। तो जनता को इंसाफ कहाँ मिलेगा? क्या यह जनता के लिए न्यायपालिका या चुनाव आयोग या सरकार है? तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है कि न्यायपालिका जनता के लिए सोच रही है और जनता के लिए है। देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अपने आप को समझती है, या चुनाव आयोग समझता है, या सरकार समझती है। यह सिर्फ एक बार सत्ता पर काबिज होना चाहते थे, वह हो गए और अब सत्ता पर बने रहने के लिए यह किसी भी हद तक जाएंगे और कुछ भी करेंगे। अब यहां से समस्या यह चालू हो रही है कि आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन यह भारतीय जनता पार्टी है। तो आरएसएस का क्या रुख है? आरएसएस इनके हर उस षड्यंत्र में शामिल है। आपस में इन लोगों के कभी बीच बीच में टकराव होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, देश की जनता को गुमराह किया जाता है टकराव से। लेकिन अभी भी कुछ नेता उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जो इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते। वह एक बगावती तेवर अपना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसको लेकर के सोनम वांगचुक 17 दिन से जंतर मंतर पर हैं और 8.5 किलो वजन उनका घट चुका है। तो क्या सोनम वांगचुक के सामने यह सरकार टिक जाएगी? अब कांग्रेस जनता पार्टी जो है, सीजेपी, वह सबको आह्वान कर रही है, सभी राजनीतिक दलों को आए साथ में। संजय सिंह गए, महुआ मोइत्रा गई, बहुत लोग गए। राहुल गांधी की बात हो रही है। चूंकि राहुल गांधी इसलिए भी नहीं जाएंगे कि इस आंदोलन को, छात्रों के, राहुल गांधी बहुत पहले से उठा रहे हैं। सीजेपी हो चाहे सोनम वांगचुक को, यह बाद की बात है। यह एक अकस्मात वाले लोग वहां पर पहुंचे हैं और बहुत से जो छात्र अपनी जान गंवा दिए, उनके परिवार वालों को यूथ कांग्रेस ने मदद भी की और लाठियां भी खाई हैं, वाटर कैनन भी खाए हैं। तो यह संभव नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकार क्या सोनम वांगचुक की बात मानेगी? यह भी संभव नहीं है। जब 13 महीने तक किसान आंदोलित थे और 750 किसान अपनी जान गंवा बैठे, तब जाके 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए झुकी, वह भी एमएसपी पर वादे करके उसको पूरा नहीं की। तो एक सोनम वांगचुक की वजह से यह सरकार मान लेगी, ऐसा संभव नहीं है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो कांग्रेस जगह जगह काफी दिनों से ये धरने प्रदर्शन कर रही है या आंदोलित है, अगर इस वक्त उनका इस्तीफा लिया तो सोनम वांगचुक और कॉकरोच को वह श्रेय जाएगा। वह श्रेय जाएगा तो मोदी यह नहीं चाहेंगे कि एक और अरविंद केजरीवाल हम पैदा कर दें इस देश की राजनीति में, तो यह संभव नहीं है। फेरबदल यह भी संभव नहीं है, यानी कि इस्तीफा लेने की परिस्थिति और फेरबदल वाली परिस्थितियां होने के बावजूद उन्हें नहीं हटाया जाएगा। यानी कि इस आमरण अनशन का मतलब कुछ भी नहीं। किसान आंदोलन से पूरा देश जुड़ गया था, सोनम वांगचुक से चंद कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन सोनम वांगचुक एक अनोखा धरोहर है इस देश के, जो सेना के लिए बहुत सारे उपकरण बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, उनके बहुत सारे मेडल हैं दुनिया से, लेकिन गलत जगह पर एंट्री हो गई है सोनम वांगचुक की। अन्ना हजारे थे तो एक लोकतांत्रिक सरकार थी इस देश में, इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जन्म भी लिए और आंदोलन भी चला और सरकार भी चली गई, क्योंकि वह लोकतांत्रिक थी, लोकतंत्र को मानती थी। वह तुरंत 2-3 दिन बाद संपर्क किया, लेकिन मोदी सरकार संपर्क करेगी इसकी गारंटी नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कि यह सरकार क्या होगा। इस सरकार को लेकर यह सरकार बहुत चक्कर में पड़ गई है और इस सरकार के खिलाफ माहौल 86.8% हो चुका है। सरकार को जनता ही उखाड़ के फेंकेगी मोदी सरकार, इस बात का इल्म इस सरकार को है, इसीलिए पीएमओ में हलचल बहुत तेज है। लगातार बैठकों का दौर शुरू है और अपने आप को बचाने की कोशिश। 362 सांसदों को इकट्ठा करके जो मोदी पार्लियामेंट में बिल लाना चाहते थे, इस वक्त उस बिल से पीछे हट गई है सरकार और आपस में टकराव हो चला है, क्योंकि नितिन गडकरी एथेनॉल के मामले में जिस तरह से फंसे हैं, वह मोदी का एक प्रोडक्ट निकाला हुआ शगुफा था और जनता ने उस पर रिएक्शन दे दिया, क्योंकि जनता को नुकसान उससे हो रहा है। लेकिन वह कारनामा मोदी और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री का था। राजनाथ सिंह, गडकरी और राजनाथ को निपटाना इसलिए भी मोदी चाहते हैं क्योंकि यही लोग शीर्ष पुराने भाजपाइयों में बचे हुए हैं, इसके बाद तो सब उनके इशारे पे चलने वाले। लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि 136 सांसद भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ हैं, वह मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते, और 104 सांसद मोदी के साथ, यानी कि मोदी दुविधा में है। 362 के चक्कर में 136 गंवा रहे हैं। ऐसे में आपस में टकराव है और जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी इस सरकार को लेकर के असमंजसता अब लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार पार्टी कब टूट जाएगी इसे कोई नहीं जानता। नीतीश दिल्ली में सोते रहे और बिहार में पार्टी घमासान मच गया और चंद्रबाबू नायडू लगातार वह कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं और कहा अब यह खुलेआम जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी से संपर्क भी हो गया और बातचीत भी हो गई। मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस के सीएम तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कर्नाटका के सीएम डीके शिवकुमार के साथ खुले मंच पर उनकी मुलाकात हुई और राहुल गांधी की तारीफ भी की। इससे यह पता चलता है कि वह जरूर राहुल गांधी के संपर्क में है। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। अब नहीं रहने वाले हैं तो इस बेस में जब 18 सांसद जा रहे हैं तो क्या टीएमसी के 20 सांसद जो टूटे और जिन्हें एनसीपीआई के अंदर मर्ज किया गया है, क्या उन्हें मान्यता मिलेगी? अगर नहीं मान्यता मिली तो एनडीए कमजोर हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी 100% तब टूटेगी। उन्हें पलटी मारने के लिए मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न है। कांग्रेस अकेली चुनौती बनी हुई है और 5 महीने बाद 7 राज्यों के चुनाव के बिगुल बजने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार का होश उड़ा हुआ है। राम मंदिर के अंदर दान की लूट हुई और वह इस सरकार के माथे पर एक कलंक लग गया है जो 86.8% देश की जनता को इनके खिलाफ कर दिया है।
आने वाला वक्त इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी टेपडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।